मेरी शादी के बाद मेरे पति ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। शादी को कुछ दिन ही बीते थे कि मैंने ये नोटिस किया कि मेरे रात में सोने के बाद मेरा पति अपनी विधवा भाभी के कमरे में चला जाता था और सीधा सुबह तड़के ही निकलता था। एक दिन जब मेरा पति ऑफिस के काम से 1 महीने के बाद लौट कर आया तो उसी रात वह फिर से भाभी के कमरे में गया। जब मैं भाभी के कमरे के बाहर खड़े होकर सुनने लगी तो मेरा पति अपनी भाभी से कह रहा था कि मुझे अब और मत तड़पाओ, मुझसे रहा नहीं जाता। और उसके बाद उनकी जो आवाज़ें मैंने सुनी उनसे तो मेरे पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई। मेरा नाम सोनी है। मैं 23 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो उसके बाद मेरे पापा को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी, इसलिए वह मेरे लिए कई सारे रिश्ते तलाश करने लगे। लेकिन हर बार किसी न किसी लड़के में कोई ना कोई कमी निकल आती। कभी कोई लड़का पापा को पसंद नहीं आता तो कभी उस लड़के के घर वाले, जिस वजह से धीरे धीरे समय बीत रहा था। लेकिन मेरा रिश्ता किसी से भी तय नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से पापा आए दिन थोड़ा सा परेशान रहने लगे थे। एक दिन जब पापा बाजार से लौटे तो मम्मी को बताने लगे कि आज मुझे बाजार में अचानक से चक्कर आ गया। वह तो भला हो उस आदमी का जिसने तुरंत ही मेरी मदद की और मुझे पानी पिलाया, वरना बाकी सब तो खड़े होकर तमाशा ही देख रहे थे। पापा की ये बात सुनकर हम लोग बुरी तरह से घबरा गए। मम्मी कहने लगी कि तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हो, उसकी वजह से ही तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तो पापा मुस्कुराने लगे, बोले, अरे ये सब तो चलता रहता है। मम्मी ने कहा, कौन था वह आदमी जिसने तुम्हारी मदद की? तो पापा ने उनका नाम बताया कि उस आदमी का नाम रमाशंकर था। मम्मी उस आदमी की तारीफ करते थक नहीं रही थीं। पापा ने कहा कि वह तो मुझे यहाँ घर तक छोड़ गए। तो मम्मी ने कहा, तो उन्हें घर के अंदर लेकर क्यों नहीं आए? कम से कम हम उन्हें कुछ चाय नाश्ता तो करा देते और शुक्रिया बोल देते। तो पापा बोले कि मैंने उनसे बहुत कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो हमारी दोस्ती हो गई है तो आगे मुलाकातें होती ही रहेंगी। फिर धीरे धीरे रमाशंकर अंकल का हमारे घर पर आना जाना होने लगा। मुझे भी उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा पसंद आता था। लेकिन इधर पापा मेरी शादी को लेकर थोड़ा टेंशन में रहते थे। एक दिन जब रमाशंकर अंकल ने पापा से पूछा कि भाई साहब, आप किस बात की इतनी फ़िक्र लेकर बैठे हुए हैं, तो पापा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पापा की बात सुनकर रमाशंकर बोले, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो आपकी टेंशन को 2 मिनट में ही दूर कर देता। उनकी ये बात सुनकर हम सभी चौंक गए। उन्होंने कहा कि लड़का तो आपके बगल में ही है और आप पूरे शहर भर में ढूंढ रहे हैं। पापा रमाशंकर अंकल को हैरान होकर देखने लगे तो इस पर वह हंसते हुए बोले, अरे भाई, मेरा भी एक बेटा है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है और जो एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। हम लोग अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ जान पहचान वाला भी कोई नहीं है, जिस कारण मुझे भी अपने बेटे के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अगर आपकी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता हो जाता है तो इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं होगी। उनकी ये बात सुनकर तो पापा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने खुशी खुशी रमाशंकर अंकल को गले से लगा लिया और फिर मिठाई खिलाकर दोनों लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। रमाशंकर अंकल ने कहा कि तुम पहले मेरे बेटे को देख लो और तुम्हारी बेटी भी मेरे बेटे से मिल ले। जब दोनों लोग एक दूसरे को पसंद कर लेंगे तो फिर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। रमाशंकर अंकल ने बताया कि उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया तो वह उस जगह को छोड़कर इस शहर में अपने छोटे बेटे और विधवा बहू के साथ रहने लगे।
2-3 दिनों के बाद ही रमाशंकर अंकल अपने बेटे पवन के साथ हमारे घर आए। हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते से बहुत ही ज़्यादा खुश थे और जल्द ही मेरी और पवन की शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरी जेठानी ने मेरा स्वागत किया। रात को मैं अपनी सुहाग सेज पर बैठकर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। शादी के बाद की पहली रात को लेकर मैंने ढेर सारे सपने आंखों में सजा रखे थे। मुझे पवन का बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही पवन कमरे में आए मेरे अंदर हलचल सी होने लगी, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया। थोड़ी देर तक पवन मेरे बिल्कुल भी करीब नहीं आए तो मुझे लगा कि वह कुछ कर रहे होंगे। उसके बाद मैं इंतज़ार करने लगी कि कब पवन मेरा घूंघट उठाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब कमरे में बिल्कुल शांति हो गई तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने धीरे से अपना घूंघट उठाया और यहाँ वहाँ देखा तो मुझे पवन कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तभी मेरी नज़र सोफे पर पड़ी जहाँ पर पवन चादर ओढ़कर लेटे हुए थे। ये देखकर तो मेरे ऊपर बिजली ही गिर गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि पवन आखिर वहाँ पर जाकर क्यों लेट गए। अब तो सोच सोच कर मेरा सर फटा जा रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई है या क्या मेरी कोई बात पवन को खराब लग गई जिसकी वजह से वह सोफे पर लेट गए। मैं तुरंत ही उठकर धीरे से पवन के पास गई। सोचा कि उनसे उनकी नाराज़गी की वजह पूछ कर देखूं, लेकिन जब मैं उनके करीब गई तो देखा कि वह गहरी नींद में सो चुके थे। मैंने सोचा कि नींद से अगर मैंने उनको उठाया तो कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझसे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएं। इसीलिए मैं मन मार कर वापस बिस्तर पर आ गई और चुपचाप वहीं पर सिकुड़ कर लेट गई। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। पहली रात को लेकर मैंने न जाने कितने सपने देखे थे, लेकिन वह सब चकनाचूर हो गए जिनकी मुझे वजह भी नहीं पता थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। यही सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो बहुत देर हो चुकी थी। जल्दी जल्दी मैंने अपने ज़रूरी काम निपटाए और तैयार होकर बाहर गई तो मेरी जेठानी रागिनी ने सारा नाश्ता खुद ही बनाकर तैयार कर लिया था। मेरी जेठानी पवन को नाश्ता परोस रही थी और वह बैठकर चुपचाप खा रहे थे। उसके बाद मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद पवन अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। मुझे पवन का व्यवहार बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं। थोड़ी बहुत मैंने अपनी जेठानी से बातचीत की। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में आ गई। मेरी जेठानी भी बहुत ही कम बोला करती थी, लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लगती थी। मेरी जेठानी भले ही विधवा थी, लेकिन उन्हें देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि वह एक विधवा औरत है, क्योंकि वह जिस तरह के कपड़े पहनती और जो साज श्रृंगार करती थी उससे वह किसी शादीशुदा औरत की तरह ही लगती थी। दूसरा, मेरे पति पवन अपनी भाभी को उनका नाम लेकर ही पुकारते थे, उन्हें भाभी नहीं कहते थे। खैर, अभी मेरे लिए सबसे ज़रूरी पवन की नाराज़गी थी। जैसे ही शाम को पवन ऑफिस से लौट कर आए, मैंने उन्हें तुरंत ही घेर लिया और उन पर एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गए। मैं फिर उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और मैंने उनसे पूछा कि वह मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो पवन ने कहा कि देखो सोनी, मैं थोड़ा वक्त चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी इस शादी के लिए मानसिक रूप से उतना तैयार नहीं था। इसलिए मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे कुछ दिनों का वक्त दो। मैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे लगा कि शायद ये शादी की जिम्मेदारियों को लेकर घबराए हुए हैं, इसीलिए इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। मैं अब उनकी धर्मपत्नी हूँ तो मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। मैंने उनसे कहा,
आप फिक्र मत करिए, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे ही रहिए, लेकिन बस सोफे पर मत लेटा करिए। आप आराम से बेफिक्र होकर मेरे साथ बिस्तर पर ही लेट सकते हैं। उस दिन के बाद से बस इतना बदलाव आया था कि पवन मेरे साथ ही बिस्तर पर सो जाते थे और थोड़ी बहुत मुझसे बातचीत कर लिया करते थे। लेकिन एक रात मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मैं हैरान रह गई। एक दिन आधी रात को अचानक जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि पवन बिस्तर पर नहीं थे। मैं उठकर यहाँ वहाँ देखने गई। बाथरूम में देखा तो वह वहाँ भी नहीं थे और बाहर भी नहीं थे। तभी मुझे मेरी जेठानी के कमरे से किसी के बात करने की आवाज़ आई तो मैं दबे पांव उनके कमरे के बाहर गई। जब मैंने कान लगाकर सुना तो मुझे ऐसा लगा कि पवन अपनी भाभी के कमरे के अंदर हैं और दोनों लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि पवन आधी रात को अपनी भाभी के कमरे में आखिर क्यों गए हुए थे। मैं चुपचाप वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। उस पूरी रात मुझे बेचैनी के कारण नींद ही नहीं आई और इधर पवन भी वापस लौट कर नहीं आए। मैं अभी जाग ही रही थी कि सुबह के करीब 5 बजे के आसपास पवन अपनी भाभी के कमरे से निकल कर आए और धीरे से बिस्तर पर लेट कर सो गए। उन्हें तो यही लग रहा था कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बुरी तरह से टनक रहा था। उस दिन के बाद से मैंने पवन पर नज़र रखना शुरू कर दिया तो मैंने ये नोटिस किया कि हर रोज़ तो नहीं, लेकिन पवन हफ्ते में कम से कम 3 बार तो अपनी भाभी के कमरे में आधी रात को जाते और सुबह निकल कर आते और कई बार तो वह पसीने से भीगे हुए होते। उनकी ऐसी हरकत से अब मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। अब तो मुझे ये लगने लगा था कि कहीं पवन मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता इसीलिए तो नहीं बना रहे क्योंकि वह अपनी भाभी के साथ। ये सोचते सोचते मैंने अपने आप को रोका। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी गलतफहमी का शिकार हो रही हूँ। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही था कि वह इतने घंटे तक अपनी भाभी के कमरे में आखिर करते क्या रहते हैं और जब निकलते हैं तो पसीने से भीगे क्यों होते हैं। मुझे अब रह रह कर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि इस घर में कहीं भी पवन के बड़े भाई की कोई तस्वीर ही नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तो उनकी कोई तस्वीर होनी चाहिए। जब मैंने पवन से इस बारे में पूछा तो वह मुझसे बोले, देखो सोनी, ये सारे सवाल जवाब तुम मुझसे मत करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान रहता हूँ। ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। पवन ने तो मेरी इस बात का कोई ठीक से जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि मैं अपनी जेठानी से ही पूछ कर देखूं। उनके पास तो अपने पति की कोई ना कोई तस्वीर ज़रूर होगी। जब मैंने जेठानी से इस बारे में पूछा तो ना जाने क्यों मेरे सवाल को सुनकर वह अजीब तरह से घबरा गई और उन्होंने भी मेरे सवाल को टाल दिया। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर ये लोग मेरे जेठ की तस्वीर को लेकर ऐसा क्या छुपा रहे हैं। मैंने जब अपने ससुर से उनके बड़े बेटे की तस्वीर को लेकर पूछा तो पहले तो वह किसी सोच में डूब गए। उसके बाद बोले कि दरअसल मैं अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसको खोने का गम हम सभी को बहुत ज़्यादा था। इस वजह से हमने अपने बेटे की तस्वीर हर जगह से हटा दी ताकि हम उसके खुद से दूर जाने के गम को भुला सकें। ससुर के जवाब ने तो मेरे दिमाग में और भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। भला आखिर ऐसा कौन करता है? किसी अपने के गम को भुलाने के लिए क्या उसकी सारी तस्वीरों को मिटा दिया जाता है? ये तो बड़ी ही अजीब चीज़ थी। मुझे तो अब उस घर की हर चीज़ में कुछ ना कुछ अजीब नज़र आने लगा था। अगले दिन पवन ने मुझसे कहा कि वह ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं अपना और घर का ख्याल रखूं। ये तो मुझे दिखता था कि पवन मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन बस एक चीज़ थी कि वह मुझसे धीरे धीरे अब बहुत इज्जत से पेश आने लगे थे और उन्हें मेरा ख्याल भी था।
इसलिए भले ही वैसे वह मुझसे कोई मतलब न रखते हों, लेकिन अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह उसका ध्यान जरूर रखते थे, जिस वजह से मैं पवन से नफरत भी नहीं कर पा रही थी। जब 1 महीना बीत गया तो पवन वापस लौट आए। उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ये 1 महीना मेरा उनके बिना कैसे बीता था ये मैं ही जानती थी, लेकिन उसी रात जो होने वाला था वह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने हल्की सी आंख खोलकर दरवाजे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि दरवाज़ा हल्का सा हिल रहा है। जब मैंने अपने बगल में देखा तो पवन बिस्तर पर नहीं थे। ये देखकर मैं समझ गई कि वह अपनी भाभी के कमरे में गए हैं। मुझे फिर से बहुत तेज गुस्सा आ गया और मैं तुरंत ही उठकर पीछे से गई। पवन अपनी भाभी के कमरे के अंदर जा चुके थे। आज उनके कमरे की खिड़की हल्की सी खुली हुई थी तो मैं वहीं पर जाकर चुपचाप से खड़ी हो गई। उसके बाद मैंने जो सुना मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। पवन ने अपनी भाभी से कहा कि देखो, मैं 1 महीने बाद लौट कर आया हूँ और इतने दिन मैं तुमसे कैसे दूर रहा ये मैं ही जानता हूँ, इसलिए अब मुझे और मत तड़पाओ। मैं तुम्हारे लिए बुरी तरह से तरस रहा हूँ। उसके बाद मेरी जेठानी ने कहा कि तुम्हें यहाँ आज नहीं आना चाहिए था। आज तो तुम लौट कर ही आए हो, सफ़र की थकान भी होगी। तो पवन कहने लगे, मुझे कोई थकान नहीं लग रही, बल्कि इस वक्त तो मैं पूरी एनर्जी से भरा पड़ा हूँ। इसलिए अब बहाने मत बनाओ और मेरे करीब आओ। उसके बाद उन दोनों लोगों की जो आवाज़ें आ रही थीं वह तो मेरे कानों पर बिजली बनकर गिर रही थीं। उनकी आवाज़ सुनकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अंदर क्या खेल खेला जा रहा है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं बौखलाई हुई सी अपने कमरे में गई और इधर उधर टहलने लगी, लेकिन अब मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं पवन की घटिया हरकत अपने ससुर के सामने लाकर रहूँगी और उसके बाद मैं उसे तलाक देकर इस घर से चली जाऊँगी। मैं तुरंत ही दोबारा अपनी जेठानी के कमरे की तरफ गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। मेरी जेठानी और पवन बदहवास से कमरे से बाहर निकले। उन दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त थे। दूसरे कमरे से मेरे ससुर भी आ गए। वह भी बहुत हैरान थे कि आखिर इतनी रात को किस बात का शोर हो रहा है। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहू, तो मैंने उनके सामने चीख चीख कर अपने पति और जेठानी के बीच का जो गंदा सच था वह पूरा बयान कर दिया। उसके बाद मेरे ससुर ने मेरी जेठानी को बहुत ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। ससुर की खरी खोटी सुनकर मेरी जेठानी बुरी तरह से रोने लगी, लेकिन मैं ये देखकर हैरान थी कि ससुर पवन को कुछ भी नहीं कह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि गलती सिर्फ मेरी जेठानी की नहीं है, इस सब में आपका बेटा भी शामिल है। उसने मुझे आज तक पत्नी का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि वह तो अपनी भाभी को ही मेरी जगह पर बिठाए हुए है। इसलिए अब मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहूँगी। मुझे अब उससे तलाक चाहिए। मेरे मुंह से तलाक की बात सुनकर मेरे ससुर बुरी तरह से बौखला गए और वह मेरी जेठानी के ऊपर हाथ उठाने आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने जेठानी पर हाथ उठाने की कोशिश की, पवन ने उनका हाथ पकड़ लिया और वह अपने पापा पर जोर से चिल्लाए कि अब बस बहुत हो गया, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा, बर्दाश्त तुम कर रहे हो या अब तक मैं बर्दाश्त करती चली आ रही थी। तुम इस चुड़ैल के साथ अपना मुंह काला करते आ रहे हो और दिखा ऐसे रहे हो जैसे बहुत कुछ झेल रहे हो। मेरी इस बात पर पवन ने कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन तुम रागिनी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलोगी। मैंने कहा, आखिर क्यों? मैं इस गंदी औरत के खिलाफ कुछ क्यों ना बोलूं? उसके बाद पवन ने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। पवन ने कहा, क्योंकि रागिनी मेरी भाभी नहीं, मेरी पत्नी है। ये शब्द सुनकर
मैं एक जगह पर जम गई। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है, और वो तुम्हारा भाई? तो पवन ने कहा, मेरा कभी कोई भाई नहीं था। उसके बाद पवन मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया। पवन ने कहा कि वह और रागिनी कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके पापा को उनकी शादी मंजूर ही नहीं थी। लेकिन फिर भी पवन ने जिद करके रागिनी से शादी कर ली। शादी के 2 साल तक उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि कई जगह इलाज कराया, कई मंदिरों में माथा टेका, सब कुछ किया, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हुआ। और इधर उनके पापा उन पर लगातार बच्चे को लेकर दबाव बनाते ही चले जा रहे थे। जब आसपास के लोग भी पापा को कहने लगे कि उनकी बहू बांझ है और अब आगे उनका वंश बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, तब तो पापा के बर्दाश्त से बाहर ही हो गया। उन्होंने मुझे दूसरी शादी करने को कहा, लेकिन मैंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उस वक्त इस बात को लेकर मेरे और पापा के बीच में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पापा को हार्ट अटैक आ गया और फिर उन्हें हमने तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया। उन्हें फर्स्ट स्टेज का हार्ट अटैक आया था, जिसमें उनकी जान जैसे तैसे बच गई। डॉक्टर ने हमें सख्त हिदायत दी थी कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे पापा को जरा सा भी दुख हो या सदमा लगे। इधर हम पापा की सेहत का अच्छे से ध्यान रखने लगे थे और पापा मेरी दूसरी शादी करने की जिद पकड़े हुए थे। तभी फिर तुम्हारा रिश्ता पापा की नज़र में आया और उन्होंने मेरे सामने तुमसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। अपने पापा की खुशी और ज़िंदगी की खातिर मैंने अपने प्यार की बलि चढ़ाकर तुमसे शादी कर ली, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया, क्योंकि मैं दिल से तो रागिनी से प्यार करता हूँ और उसे ही अपनी पत्नी मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, इसलिए तुम्हें जो कुछ कहना है तुम मुझे कहो, रागिनी को नहीं, क्योंकि इस सब में रागिनी का कोई भी दोष नहीं है। पवन ने कहा, सोनी, हम जिसे प्यार करते हैं हमें उसका ही करीब होना अच्छा लगता है। जिसके लिए हमारे दिल में जगह नहीं होती उसका हमारे नज़दीक आना हमें बिल्कुल भी नहीं भाता। ये सारी बातें सुनकर मेरे तो हाथ पैर ही ढीले पड़ गए थे। उस वक्त मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। सुबह होते ही मैं अपना बैग पैक करके अपने घर चली आई। वहाँ आकर मैंने पवन की जो भी सच्चाई थी वह अपने घर वालों को बता दी। मेरे पापा ने कहा कि वह पवन के घर वालों पर केस कर देंगे, लेकिन मैंने इस सब के लिए साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि अब मुझे किसी भी तरह के झमेले में नहीं पड़ना है। मैं चुपचाप पवन से तलाक ले लूँगी और अपने रास्ते निकल जाऊँगी। कुछ महीनों के बाद मेरा पवन से तलाक हो गया। पवन ने मुझसे कम से कम 1000 बार अपने किए की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं पवन को माफ़ कर चुकी थी, क्योंकि वह भी अपने पिता के प्यार के आगे मजबूर हो गया था। और धीरे धीरे मेरी पवन और रागिनी से अच्छी खासी दोस्ती हो गई और मैं बीती बातें भुलाकर आगे बढ़ गई। आज मैं एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रही हूँ और 2 बच्चों की माँ भी हूँ, और रागिनी भी आज एक प्यारे से बेटे की माँ बन चुकी है। कभी कभी हमारे बुजुर्ग अपनी ज़िद के आगे ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनसे कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।